हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो थोड़ा आप लोग अपने स्वास्थ्य पे, मैं डेली ये बात आपसे बोलता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और स्वस्थ जितना अच्छा रहेगा आगे की स्टडी हमारी उतनी अच्छी होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। हाँ, सही सुना आपने, क्लास 10th। टर्म फर्स्ट खत्म हो चुका था, अब बच्चे टर्म सेकेंड की तैयारी में लग चुके हैं, सीबीएसई वाले। इसलिए टर्म फर्स्ट खत्म होने के बाद टर्म सेकंड का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो लेके आ जाए आपका ई मैक्स एकेडमिक क्लास। और आपको बता दें कि आपके जो टर्म सेकंड की तैयारी है वो ई मैक्स एकेडमिक क्लास स्टार्ट कर चुका है। धीरे धीरे करके आपको साइंस की और मैथ की सभी वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सेकंड टर्म के। तो आज स्टार्ट किया जाएगा फिजिक्स का पहला चैप्टर टर्म सेकंड का। चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों लोग तैयार रहिएगा। आपको पता होगा कि जो मेरी वीडियो आती है यूपी और सीबीएसई के लिए कॉमन वीडियो होती है। ऐसी कोई स्पेशलाइज वीडियो नहीं बनाता हूं कि यूपी बोर्ड वाले अलग से पढ़ेंगे और सीबीएसई वाले अलग से पढ़ेंगे। तो वीडियो बिल्कुल कॉमन होगी, चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो। यूपी बोर्ड हो तो उसको पढ़ता है विद्युत धारा, और सीबीएसई पढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका दूसरा नाम आपको बता दूं तो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जाना जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, चैप्टर के नाम में ही सब कुछ, पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। तो पूरा चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको चैप्टर के नाम से ही डिस्क्राइब कर दूंगा। और जब आपका चैप्टर का नेम क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टर्म सेकंड का पहला चैप्टर, और यूपी बोर्ड में जिसे कहते हैं विद्युत धारा, सीबीएसई वाले बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो धारा, करंट, जब से आज के जो यंग, मतलब जो भी आज नई जनरेशन जो आ रही है, ये जब से पैदा हो रही है लाइट में ही पैदा हो रही है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम चलने वाली नहीं है। जो हमारी पूरी दुनिया है डिपेंड हो गई है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी चीज़ों को यूज किया जाता है वो सभी चीज़ें चलती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। और आपको बता दें कि जो नया युग का भारत है उसमें मोदी जी ने क्या किया है कि अब तो इलेक्ट्रिक कार भी निकाल दिया, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल रही है, इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पूरी तरीके से विद्युतीकरण के पथ पर ला दिया है। तो हाँ, आपने सही सुना, विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिसिटी के पथ पर ला दिया है। तो जो भी जनरेशन हमारी आ रही है पूरी इलेक्ट्रिक पर डिपेंड हो रही है। पिछले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। पिछले ज़माने में अगर इलेक्ट्रिक करंट था या नहीं था बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, एक दिन के लिए अगर कट जाती है, तो पूरी दुनिया, अगर पूरे भाग मान लो जहाँ भी कटता दुनिया में कट जाए तो पूरी दुनिया त्राहिमाम हो जाएगी। जिस गांव में एक दिन लाइट नहीं रहती गांव वाले पूरे परेशान हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड हो गई है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जानना जरूरी है कि नहीं है ना? आखिर ये नाम डेली इलेक्ट्रिसिटी आता है, सुबह उठते हैं बल्ब जलाते हैं या पंखा, लाइट जो भी है, ठंड में हीटर वगैरह जो भी है सब कुछ, एसी चला दो, फ्रिज चला दो, कूलर, टीवी, और आपका जो भी रेफ्रिजरेटर मशीन हो गई या वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी कुछ है, खाना बनाने के लिए भी इंडक्शन का यूज करते हैं। तो मोबाइल तो समझ ही रहे हो, चार्जर के लिए सबसे बड़ा आज की दुनिया जो है वो मोबाइल पे डिपेंड है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए। तो मतलब पूरी दुनिया कैसे इलेक्ट्रिक पे डिपेंड हो गई है। ठीक, इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, ई रिक्शा आ गया, देखिए ना, ई रिक्शा चलता है गलियों गलियों में, वो भी किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नहीं रहेगा तो बताओ कुछ होने वाला है? आज की दुनिया में कदम नहीं बढ़ने वाला है भाई। इलेक्ट्रिक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक है तो सब कुछ होगा, क्योंकि स्टडी भी कैसे इलेक्ट्रिक हो गई है, पेपर भी कैसे ऑनलाइन हो रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक से ही चल रहा है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिक पे। इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक के बारे में विधिवत पहले इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आगे की टॉपिक चैप्टर में पढ़ा जाएगा। पहले आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि विद्युत धारा होता क्या। तो धारा नाम की जो चीज़ है, करंट नाम की चीज है, इसकी उत्पत्ति जानते हैं? चार्ज से होती है। किससे होती है? चार्ज से। चार्ज को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो अगर कहीं बात मन में आती है करंट की, तो करंट से पहले जान लेना जरूरी है चार्ज, यानी ये
आवेश क्या है, क्योंकि यही है जनक किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। चार्ज ही से इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाँ, चार्ज जिसको क्या बोलते हैं, आवेश। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, जैसे आप मान लीजिए संसार में आए, वर्ल्ड में आए, वर्ल्ड में क्या है, सब लोग आप जगह देखते हो सबस्टेंस यानी पदार्थ सब जगह मौजूद रहते हैं। वो जो पदार्थ है, वो जो सबस्टेंस है, किससे बनता है, पार्टिकल से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है। तो जो आपके एटम होते हैं, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल जिनको एटम कहा जाता है और यूपी बोर्ड में परमाणु के नाम से जाना जाता है, इनकी जो संरचना होती है, परमाणु की जब संरचना हो तो आपको बताया गया होगा, इनको जब ब्रेक किया गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। क्या क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब धरती के सभी जगह विराजमान परमाणु यानी एटम को ब्रेक किया गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सही सुना आपने, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन। तो आपको मिले कितने, जब परमाणु को ब्रेक किए यानी एटम को जब ब्रेक किया गया तो 3 चीज मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये नाम देखिए ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें दोनों चार्ज होते हैं, बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यही देखिए आपका मेन है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर ये नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक, अब ये भी बात जान लीजिए, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो आपको पता ही होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो कंडक्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यानी चालक और कुचालक, यूपी बोर्ड वालों, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है बाबू उसे चालक कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धारा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो धारा नहीं मिलेगी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो किसके चलने से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन के। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, डिफिनेशन भी होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो रेट है वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन क्या है ना, अब तुमने बताया कि एटम, अब तुम ये बताओ पूरी जो दुनिया है, संसार में जितने चीजें हैं, ये मार्कर है, मैं हूं, चाहे ये मेरा शर्ट है, मेरा कपड़ा है, चाहे फोन है, चाहे कुछ भी हो यार, सब कुछ किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ कोई ऐसी चीज है क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। सब जगह, सब चीजों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। इवन हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जिस पोजीशन पे यानी जिस चीज में यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है वही पैदा हो जाती है करंट यानी विद्युत धारा। तो जहां इलेक्ट्रॉन बहना शुरू किया, चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, वहीं पे क्या, करंट यानी विद्युत धारा स्टार्ट हो जाती। और जहां पे ये नहीं बहेगा, जहां पे ये स्टेबल रहेगा, वहां पे करंट नहीं मिलेगी। और ये उन चीजों में नहीं फ्लो करता है जिनको इंसुलेटर यानी कुचालक के नाम से जाना जाता है। फ्लो किस में करता है, चालक में यानी कंडक्टर में। तो जो चीजों में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसे कंडक्टर कहेंगे, और जहां फ्लो करेगा वहीं क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। करंट यानी विद्युत धारा मिलेगी। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट बिल्कुल, कि ये करंट है क्या, करंट किससे, इलेक्ट्रॉन से। और ये क्यों है हर जगह, क्योंकि सभी जगह एटम्स पाए जाते हैं और एटम्स के अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, आपको बताया जाएगा। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करेगा वहीं आपको करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब कोई कहता है कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप तुरंत बता देना कि भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसी की जो रेट होगी वो करंट कहलाएगी। और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आज की जो पूरी हमारी लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ स्टाइल सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो समझ गए होंगे जो चैप्टर्स का नाम है, ये चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके अंदर वाले टॉपिक्स को देखा जाएगा तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अच्छा, ये कैसे होती है, क्या होती है, अंदर चलेंगे जब चैप्टर के अंदर तो और इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। लेकिन आप फिलहाल तो समझ गए होंगे करंट क्या होती है। कोई डिफिनेशन पूछेगा तो बस इतना बनाना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। मीन्स यूपी बोर्ड की बात करें तो
आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सिंपल है कि नहीं है? डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि नहीं सिंपल है बाबू? आवेश प्रवाह की दर को धारा करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अच्छा, ये जो करंट है सी है, लेकिन करंट इट इज डिनोटेड बाई, इसको दिखाया किससे जाता है? इट इज डिनोटेड बाई। अगर इसको बात करें दिखाने की तो बोल देना आई से दिखाते हैं। किससे? आई से। आपका यूपी बोर्ड वाले सी से दिखाएंगे ना, आई से वो भी दिखाएंगे। ये दोनों के लिए याद कर लीजिएगा, नोटेशन क्या होता है? आई। तो करंट को किससे दिखाएंगे? आई से। अच्छा, दूसरी बात, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। 11th में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, मैं आप ये पूरा 11th की टॉपिक है। तो 10th में बस इतना जानिएगा, जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं उन्हें स्केलर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जो आपकी धारा है वो अदिश राशि है। दिखाते किससे हैं? आई से। अच्छा, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट माने एसआई मात्रक की बात करें। अगर इनके एसआई मात्रक की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है। दिखाते किससे? ए से। कोई दिक्कत? करंट को आई से डिनोट करते हैं, उसके एसआई यूनिट को एम्पियर कहते हैं, जिसको ए से दिखाते हैं। हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। कैसे बना? आपने ही बोला ना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट, तो चार्ज को क्यू से और इसका रेट क्या? टी। भाई कितने सेकंड में, कितने टाइम में? आखिर टाइम तो है ना, वही तो रेट है। रेट का मतलब है क्या होता है कि कितने समय में। तो कितने समय में कितना आपका चार्ज फ्लो होगा वही क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। याद कर लीजिएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कहीं कहीं लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। बताया जाएगा आपको 11th में बता दूंगा। ये डी अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, इसी को कहते हैं बाबू। ये डिफ्रेंसिएशन होता है, आपको हायर क्लास में समझा दिया जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहीं से एक बात ये भी सीख लो, कहीं कहीं पूछते हैं एक एम्पियर क्या है? एक एम्पियर क्या होता है? मतलब एक एम्पियर को डिफाइन करने की बात करते हैं कि एक एम्पियर क्या है। तो एक एम्पियर कुछ नहीं बाबू, जब एक सेकंड में, कितने में? एक सेकंड में एक कुलाम, कुलाम क्या है? चार्ज की यूनिट है। ये भी आपको बताएं कि जो चार्ज आपने लिखा, चार्ज, चार्ज मतलब क्या होता है बाबू? आवेश। क्या होता है? आवेश। मैंने आपको पीछे बताया इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। चार्ज की अगर यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम होती है। जान लीजिएगा बाबू लोग, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम। किससे दिखाते हैं? सी से। तो एक सेकंड में अगर एक कुलाम चार्ज ही फ्लो करेगा तो उसे बोलेंगे एक एम्पियर। मतलब व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, मतलब जब एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे एक एम्पियर कहते हैं। फिलहाल आपको कोई दिक्कत? करंट क्या होता है भैया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ससुरा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। एसआई यूनिट एम्पियर। किससे दिखाएंगे? ए से। और फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा भाई, इनकी अगर एक एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाए तो अगर एक सेकंड में एक कूलाम ही चार्ज अगर फ्लो हो तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। आगे जगह नहीं थी, मैं आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। आपकी चार्ज वाले टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। जो चार्ज है ना, चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। चार्ज देखो, इसको दिखाते किससे भी बात हुई थी? क्यू से। क्यू बराबर क्या होगा? एन। याद कर लीजिएगा। मतलब किसी भी चीज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दैट्स कॉल्ड चार्ज। सपोज दैट जैसे ये मार्कर है, कोई पूछेगा मार्कर में कितना चार्ज है, मार्कर का आवेश कितना है,
तो बताइएगा इस मार्कर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनके चार्ज कहलाएंगे। सपोज दैट इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और ई की वैल्यू आपको पता होगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो ई बराबर होता है, इसको क्यूबी से दिखाना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो फॉर्म अगर कोई पूछेगा चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है बाबू, तो बता लीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किन्हीं भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की निहित संख्या को आवेश कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। अब बात आती है ससुरा कितने प्रकार का होता है, तो भैया दो ही प्रकार का होता है, एक कौन सा पॉजिटिव और एक कौन सा निगेटिव। चलो लिख दे रहा हूं अच्छे से, ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला आपका हो गया कौन सा, निगेटिव चार्ज। कोई पूछेगा चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताना, चार्ज दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनावेशित और ऋणावेशित। कौन कौन सा भैया, धनावेशित और एक कौन सा, ऋणावेशित। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। चार्ज की डिफिनेशन एकदम आसान है, किन्हीं भी पदार्थ में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज and the formula of charge is Q बराबर NE where the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19। यानी दिक्कत नो। तो एक भैया कौन सा होता है पॉजिटिव, एक कौन सा होता है निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब देखो पॉजिटिव निगेटिव का ये भी आपको समझा देता हूँ। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जो डोनर होते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं और जो एक्सेप्टर होते हैं मतलब जो ग्रहण करते हैं, जिनको ग्राही कहते हैं यूपी बोर्ड वाले, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें निगेटिव आवेश कहते हैं। और जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। देखिए इनका एरो कहाँ है, बाहर की तरफ, कहाँ है, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये देते हैं, ये क्या है, देते हैं, डोनर है। और इनका मुंह कहाँ है, अंदर की तरफ। सोचो भिखमंगा है, मांगता रहता है। सोचो जो ससुरा मांगेगा, जो क्या करेगा, मांगेगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई अगर पास होगा तब तो दे रहा है, तो जिसके पास खूब ढेर का होगा, जाहिर सी बात है, राजा होगा, धनी होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जौन क्या करेगा, मांगेगा, ससुरा के भिखमंगा होगा, निगेटिव होगा, जो भी समझ लो, ठीक। तो एक देने वाला, एक लेने वाला। देने वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, लेने वाले को क्या कहते हैं, निगेटिव। तो चार्ज के बारे में कोई दिक्कत, चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं, मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। फॉर्मूला Q बराबर NE। क्वेश्चन भी करवा देते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट में या इस मार्कर में टोटल आपके 15 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कितना चार्ज होगा। तो लिखना Q बराबर फॉर्मूला NE। कितना है भैया, में 15 है ससुरा के, तो 15 और E की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो किन्हीं भी यार ऑब्जेक्ट में जो कुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही ससुरा उसके क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो Q बराबर क्या होता है, NE। 15 छक्का 90, 9 बज गया, 15 कम 15, 15 9 24 होता है। 15 5 20 4 24, एक अंक बाद दशमलव लगे, 10 की पावर माइनस 19। तो 24 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज द चार्ज इन दिस मार्कर। इस मार्कर में अगर कितने 15 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो समझिए इस मार्कर का जो चार्ज है वो 24 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ऐसे करके आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह दिया, आप इजीली उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये याद रखना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 20 50 100 जितने भी होंगे वो n होगा, और E की वैल्यू देता नहीं, उसको आप याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। धनावेशित, ऋणावेशित। अच्छा, ये धनावेशित ऋणावेशित कैसे होता है आपको बताऊं कि पता भी होगा। आप जब किसी चीज़ को रब करते हैं ना, रब करते हैं, कोई दो चीज़ रगड़ते हैं ना, तो जब भी कोई दो चीज़ों को आप रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो रबिंग करने से क्या होता है ना, उनके ऊपर चार्ज आता है। क्या आता है, चार्ज आता है। तो जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊन से रगड़ रहा हूँ। उल जी, जब आप सिल्क को क्या करोगे ना, ऊन से रगड़ोगे,
कैसे रगड़ोगे? ऊन से। तो जब कोई दो चीज़ों को लेके किसी भी एक चीज़ पे ऊन रगड़ोगे तो ऊन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब तुम क्या करोगे, वो जो सिल्क का बेल्ट, जो चमड़े का बेल्ट होगा, चमड़े के बेल्ट को ऊन से रगड़ना तो ऊन पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब वही सिल्क को क्या करोगे तुम, चमड़े वगैरह पर रगड़ दोगे, ठीक, किसी मतलब सिल्क से रगड़ दोगे, किसी भी बेल्ट से रगड़ दोगे, मतलब एक सिंपल समझ लो, रबिंग करने के बाद अगर आप पे पॉजिटिव, अगर आप क्या करोगे, ये रबिंग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वही दो प्रकार के होते हैं, बस इतना समझ लो। पॉजिटिव वाला हमेशा डोनेट करेगा, निगेटिव। इसका एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे हम लोग छोटे थे तो ऐसे बाल में क्या करते हैं, पेन को रगड़ते हैं, और पेन को रगड़ने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को लाते हैं, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? अट्रैक्ट। काहे करता है? काहे कि जब बाल पे इसको रब कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, तो रबिंग करने के बाद इसमें एक चार्ज आ जाता है। जो तुमने क्या किया, अपना पेन वगैरह से रब किया, तो बाल पे कुछ और चार्ज आया होगा और तुम्हारे मार्कर पे कुछ और आया होगा। जो कागज़ का टुकड़ा आप छोटा सा ऐसा ले लिए हो, अब इसको इसके पास ले जाओ तो अट्रैक्ट करेगा। काहे करेगा कि कागज़ के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज था और तुमने रब किया, तुम्हारे मार्कर में निगेटिव चार्ज आ गया। अब निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करेगा और निगेटिव किसको करेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं करेगा, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ले जाओगे ससुरा दूर भागेगा, और पॉजिटिव के पास निगेटिव ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव के पास निगेटिव ले जाओगे तब वो नहीं, वो पास आएगा, वो क्या करेगा, रिपल्सन कर जाएगा। लेकिन जब निगेटिव के पास पॉजिटिव लाओगे तो अट्रैक्शन करेगा। मतलब अगर ये दोनों सेम होंगे तो रिपल्सन करेंगे, और दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। बस ध्यान से समझना इस बात को। आइए आपकी जो अगली टॉपिक है, आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो आपकी अगली टॉपिक है वो है पोटेंशियल, जो आपके सिलेबस से शायद CBSE बोर्ड से रिड्यूस है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड से शायद रिड्यूस नहीं है। अगर CBSE वाले भी पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पोटेंशियल नाम है। ये पोटेंशियल क्या होता है आपको मैं बता दूं, एक लाइन में बस ध्यान समझिएगा, जिसको यूपी बोर्ड वाले विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कुछ होता नहीं, बस ध्यान से समझिएगा। इन्फिनिटी, ये कोई पॉइंट है, ठीक। अब ये कोई, जब मान लो सपोज दैट कोई पॉइंट A है, इन्फिनिटी माने अनंत, जो जिसका कोई अंत नहीं, जो दिखता नहीं है। अब क्या करोगे, इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज प्लस Q है, इसको उठा के तुम लाओगे कहाँ पे, A पे। तो जब इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाया जाता है, तो ये बताओ, किसी चीज को एक जगह से किसी और जगह ले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो तुमको वर्क डन करना ही पड़ेगा ना, कि विदाउट वर्क डन हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को डिस्प्लेस करना है, किसी भी चीज को विस्थापित करना है, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे इन्फिनिटी से क्या है, तुमने ये चार्ज को लाया कहाँ पर, A पर, तो तुमने क्या किया होगा, वर्क किया होगा, और इस चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड यानी मान रहा होगा। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या होता है, तो बताना कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन यानी कार्य करते हैं, और उस चार्ज के जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा आपका पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। कभी कभी आता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज चली आती है। क्या आती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। विभवांतर और डिफरेंस मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को ला रहे थे ना, अब क्या करना, जैसे एक पॉइंट ये लेना, एक पॉइंट ये लेना। अब A से क्या लाना, B पर लाना। कहाँ से कहाँ तक? A से B पे। इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पर लाओगे तो याद रखना वो आपका पोटेंशियल विभव होगा, और जब दो पॉइंटों के बीच करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W, A से कहाँ तक, B से, WA टू B अपान Q। तो ये आपका देखिए होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा तो दो लोगों के बीच में होगा। तो जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाओगे, उस दौरान किया गया कार्य और उस जो चार्ज का रेशियो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जब उसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाओगे तो वो आपका पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होगा। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक को अगर आप पूरा समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद
मुझे लगता है कि आपके टॉपिक में आगे चलना चाहिए। और जो आपके टॉपिक की अगली टॉपिक है उसका आइए आपको दिखाते हैं सिंबल। जरा सिंबल वगैरह देखिएगा। जो सेल होता है ना, सेल को अगर कहीं दिखाना होता है, कहीं भी अगर दिखाया होगा सेल को, तो सेल को इस प्रकार से दिखाया जाता है। बैटरी का सिंबल देख लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, अगर की बात करें, की मतलब चाबी या कुंजी कह लीजिए, जो स्विच ऑफ और ऑन देखते हैं ना, बटन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक, तो अगर वो क्या रहेगी, खुली होगी यानी ओपन होगी। अगर ओपन होगी तो ऐसे होगा। ठीक भैया, यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा। और जैसे ही क्या करोगे, बंद करोगे यानी क्लोज करोगे, तो बीच में ऐसे आ जाएगा और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो प्रतिरोध का ये सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, बहुत मजा आने वाला है। जो अगली टॉपिक आने वाली, ओम्स का नियम आने वाला है, बहुत शानदार नियम है, ओम ने दिया है, उसको भी दिखाएंगे। रियोस्टेट को देख लीजिए, ऐसे आके ऊपर ऐसे एरो लग जाता है। अमीटर, अमीटर क्या होता है बता दूं आपको। अमीटर एक डिवाइस होती है जिससे क्या करते हैं हम, करंट को मेजर करते हैं। किसी सर्किट में कितनी करंट है उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं ना, उसी को अमीटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। तो अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ये पता करते हैं कि किसी भी सर्किट में 10 एम्पियर की करंट है कि 20 एम्पियर की करंट है कि 25 एम्पियर की करंट है। वोल्ट मीटर, तो जब करंट को नापने के लिए अमीटर और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर। सिंपल है ससुरा के एकदम। करंट को मेजर करने के लिए भैया क्या, धारा को नापने के लिए अमीटर, और ससुरा वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर। ना मुँह से तो बुझा जा रहा है एकदम कि जब करंट को नापेंगे तो अमीटर और ससुरा वोल्टेज नापेंगे तो वोल्ट मीटर। एक होता है स्पीडोमीटर, पढ़े होंगे आप लोग, एक होता है स्पीडोमीटर। नंबर से ना बुझा जाता है, स्पीड, जो स्पीड को मेजर करेगा उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंबल आप समझ गए होंगे। ये आइए आपको दिखा देते हैं, कोई एक सर्किट डायग्राम पूछता है आपसे क्लास 10th में, ड्रा सर्किट डायग्राम। सिंपल है ससुरा, झूठा है, खाली खौरा मत दिमाग ले खराब करो। सर्किट डायग्राम, अरे जब सर्किट डायग्राम बनाना तो सर्किट बनाने के लिए जानते हो क्या कर, एक बैटरी ले लो। देखो यहाँ पे मैंने एक बैटरी ले लिया है। ये बैटरी में देखो 2 टर्मिनल होता है, एक बड़का वाला, एक छोटका वाला। ससुरा जो बड़का वाला होगा वो समझना पॉजिटिव है, और जो छोटका वाला होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बैटरी में कितना टर्मिनल, 2 ही। एक कैसा, पॉजिटिव, एक कैसा, निगेटिव। पॉजिटिव से करंट निकलती है, निगेटिव की तरफ करंट आती है। अभी नहीं बताए थे, पॉजिटिव ससुरा निकालेगा और निगेटिव कहेगा दे दो। तो जिससे निकलेगी जिस टर्मिनल से करंट, समझ जाना पॉजिटिव है, और जिसमें आएगी समझ जाना निगेटिव है। आई कहाँ भैया, ये आपको दिख रहा होगा, अभी आपके शेप में दिख रहा होगा। ये क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड की है भैया। इससे होते हुए कहाँ है, रेजिस्टेंस, और ये आपका बल्ब है। क्या है, बल्ब। अच्छा, जैसे ही तुमने कुंजी को क्या किया, बंद किया, ये बल्ब जलने लगेगा। और यहाँ पे अमीटर लगा के रखें ताकि ये तो नाप लें कि ससुरा सर्किट में कितनी करंट जा रही है, 10 एम्पियर की 20 एम्पियर की। यही ड्रा कर दोगे, यही क्या हो जाता है, सर्किट डायग्राम हो जाता है। तो सर्किट डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पहले सबसे जरूरी है बैटरी लेना, बैटरी से ही करंट निकलेगी। उसके बाद की लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, जब मन करे तो चालू करेंगे, जब मन करे तो बंद करेंगे। रेजिस्टेंस लगा देंगे, प्रतिरोध। उसके बाद बल्ब लगा देंगे, और बल्ब के बाद क्या, अमीटर लगा देंगे। अमीटर ये मेजर करेगा कि सर्किट में कितने एम्पियर की करंट प्रोवाइड हो रही है। एक बात ये भी आपको बता दें कि अगर सर्किट से 5 एम्पियर की करंट निकलेगी तो वापस घूम के 5 एम्पियर की आएगी। ये भी याद रख लेना, एकदम बहुत तगड़ा एकदम है कंसेप्ट इसका, कि अगर ससुरा थैली में 100 रुपया लेके निकले हैं तो वापस घर 100 रुपया लेके ही आएंगे, 90 रुपया नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं तो 90 रुपया हुआ तो बहुत पिटाई खाने वाले हैं। ठीक, तो वही तरह अगर पॉजिटिव टर्मिनल से 5 एम्पियर की करंट निकलेगी तो बेटा वापस घूम के 5 एम्पियर की करंट ही निगेटिव में जाने वाली। 1 एम्पियर इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक, नहीं तो बहुत पिटाई खाएंगे। ठीक, अगली टॉपिक जो होने वाली है बहुत ही तगड़ी टॉपिक होने वाली है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10, कक्षा 10 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ने के बाद बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फटाक से आपको क्लियर करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। बाबू यूपी बोर्ड वाले कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं, ओम का नियम। कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल है। ओम का नियम कोई पूछेगा क्या है तो बताना कि जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
मतलब कि अगर सभी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो जो वोल्टेज होगा सर्किट का वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी किसी भी सर्किट की अगर क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक अवस्थाएं कैसी रहेंगी, स्थिर रहेंगी, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। बस इतना लिख दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर voltage is directly proportional to current। बस इतना लिख देना कि जो सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज होगा, यानी V is directly proportional to Y, that is ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है भैया, जो वोल्टेज होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अच्छा, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे, जब बराबर का चिन्ह लगता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको नियतांक कहते हैं। यहाँ पे जो नियतांक होगा आर, क्या आएगा, आर। तो आपका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, अच्छा आर तो भैया एक कांस्टेंट है ना, आर क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी एक नियतांक है, और जो नियतांक होगा इसी का नाम होगा रेजिस्टेंस। इसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, और इसको कहते हैं यूपी बोर्ड वाले प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया, प्रतिरोध। कोई दिक्कत, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से कोई पूछे R बराबर, तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I, दैट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस R क्या है, एक कांस्टेंट है, जो कहाँ आया, ओम के लॉ में आया। इसलिए अगर कोई पूछे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की कोई अगर आपसे यूनिट पूछता है तो बताइएगा ओम होती है। क्या होती है, ओम। कैसे दिखाते हैं, उल्टा लोटा से, लोटा उल्टा बना दिए, ससुरा के आपको मिल गया ओम का सिंबल। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाती है, ओम कहलाती है। फार्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा, अगर देखिएगा किसी भी सर्किट में अगर आप 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट की बैटरी पर प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1V अपॉन 1, जो होगा 1 ओम। तो जब 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्टेज की बैटरी के सप्लाई पर फ्लो होती है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। कभी कभी इसका ओम्स लॉ का ग्राफ पूछता है तो सिंपल है यार ना, एकदम देखो ऐसे बना लेना, ठीक। ये आप बोल देना ये करंट है, ये क्या वोल्टेज है, और ये जितना बढ़ाओगे वो भी तो इतना बढ़ेंगे, और ये जितना घटाएंगे वो भी इतना घटाएंगे। तो जो इनके बीच का ग्राफ होगा बिल्कुल ऐसे सीधा कांस्टेंट होगा। यानी जितना आप यहाँ देखो ना, जितना आपकी करंट होगी उतना क्या होगा, वोल्टेज होगा। करंट वोल्टेज देखो बढ़ा ना तो ससुरा करंट भी बढ़ गया, यहाँ देखो वोल्टेज घटाया तो करंट भी घट गया। मीन्स जितना आपका करंट बढ़ेगा घटेगा उतना आपका वोल्टेज भी घटेगा और बढ़ेगा। ओम के नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यूनिट क्या है भैया, ओम होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, रेजिस्टेंस का उल्टा अगर एक ठी और आपको बात बताऊं तो लिख देना द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोलते हैं इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के नाम से बाबू जानते हैं, किसके नाम से, कंडक्टेंस। तो जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का उसको कंडक्टेंस का नाम देते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ अगर क्लियर हो तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला वगैरह बता देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंस। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे है भाई, वो भी तो जानना हमारा जरूरी है। ओम का लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस जो आपको मिला है कांस्टेंट, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो भी आपको बता दो। तो आप लिखेंगे फैक्टर, क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। यानी अगर बात करें यूपी बोर्ड की तो प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर, निम्न बातों पर या शर्तों पर
निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको दिखाएं। पहली बात होगी जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। जो रेजिस्टेंस है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब अगर लंबाई बढ़ी तो 100% जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, अगर लंबाई घटी तो आपका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो जो आपका ये रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका घट जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट है जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। इनवर्सली, ये आपका इनवर्सली है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये आपका क्या है? डायरेक्टली है। अगर बात करें यूपी बोर्ड की तो ये अनुक्रमानुपाती है। कैसा है? अनुक्रमानुपाती है, ठीक। और इसकी बात करें तो ये युत क्रमानुपाती है। क्या है? युत क्रमानुपाती है, ठीक। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला किस पे? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों आ रही है तो बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहले और दूसरे से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया जब घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पर आएगा रो, तो आप लिख देंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब बात आएगी रो क्या है? तो रो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी नियतांक है, लेकिन जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। नाम इनका याद रखिएगा, रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी और यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो आप समझ गए होंगे जो रो है वो एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर रो का कोई फार्मूला पूछेगा तो बता दीजिएगा रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। दिस इज द रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो आप भैया आपको एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। रेजिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था जो ओम्स लॉ में आया था। वो दो बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंडक्टर की होती है, और उनकी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों बातों से हमको मिलकर एक फार्मूला मिला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। जैसे पढ़े थे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो उसी तरह द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। याद रखे रहिएगा कि रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वो कंडक्टेंस कहलाएगा, और जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा वो कंडक्टिविटी कहलाता है। बिल्कुल आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट में मैंने आपको दे दिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये मैं सब कुछ आपको बता दिया। एक बात और जानिएगा, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छे कंडक्टर होंगे, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी इंडक्टर का काम करते हैं। ये भी एक बात कंसेप्ट में याद रखी रहिएगा कि जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है कंडक्टर एल्युमिनियम माना जाता है। एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, कम का मतलब वो माइनस की पावर में होता है। लगभग मुझे लगता है 2.6 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -9 की पावर में होता है रेजिस्टिविटी किसका? एल्युमिनियम का। इसलिए एल्युमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इसमें करंट इजीली प्रोवाइड हो सकती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से फ्लो करेगा वो उतने तेजी से उस सर्किट में करंट प्रोवाइड होगी। तो आप समझ गए होंगे, रो जिसका जितना ज़्यादा कम होगा, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी करंट उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी आपकी होती है पेपर की, कागज़ की। जो कागज़ की रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर 12 के करीब होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इंसुलेटर का काम करते हैं। जो प्लास्टिक वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या है? इंसुलेटर है। और जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो क्या होंगे? कंडक्टर का काम करेंगे। आपको बिल्कुल ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगली टॉपिक है
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का आपको मैं कॉम्बिनेशन दिखाता हूं कि कैसे रेजिस्टेंसों को जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल अच्छी टॉपिक है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर पूछता है। 100% आज तक जितने भी एग्जाम हुए यूपी या सीबीएसई के, सब में ये पूछा गया है कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आपको आज मैं बताने वाला हूं कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, उनके जोड़ने का तरीका कैसा होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बस इतना समझिएगा, रेजिस्टेंस को दो टाइप्स के में ऐड करते हैं। एक इनका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर बात करें यूपी बोर्ड के तो बोलते हैं श्रेणीज। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं समांतर। पैरेलल को क्या बोलते हैं समांतर क्रम और इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो आप समझ गए होंगे ना, रेजिस्टेंस को कितने दो पार्टों में जोड़ा जाता है। एक क्या होता है आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आपसे कोई पूछेगा कि रेजिस्टेंस को अगर जोड़ना होगा तो कितने टाइप से जोड़ सकते हैं, तो बताइएगा रेजिस्टेंस को दो टाइप से जोड़ा सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल तो समझते हो ना, ऊपर नीचे, और सीरीज मतलब सीधे। आपको देखिए बना के दिखाता हूँ तुरंत, 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे देखिए आप 3 रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा ये जोड़ते हैं रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो क्या करिएगा आप 3 रेजिस्टेंसों को ऐसे सीधे ले लीजिएगा और ये हैं आपके रेजिस्टेंस जिनका नाम रखिएगा R1, R2, R3। इनको क्या करिएगा आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद छोड़े। अब यहाँ से आपको पता होगा, ये आपको टर्मिनल बड़ा दिख रहा होगा, ये आपको छोटा वाला दिख रहा होगा, ठीक। सपोज दैट यहाँ से करंट निकली I, कितनी निकली I करंट निकली, और जो इसका वोल्टेज होगा बैटरी का वो कितना होगा V। तो I करंट यहाँ जाएगी ना, I इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, लेकिन इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा V1, जो इसका वोल्टेज होगा वो होगा V2, जो इसका वोल्टेज होगा वो होगा V3। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका मैं बना देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को एक साथ देखेंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब। अगर बारी बारी पढ़ते हैं थोड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दोनों एक बार में सिखाऊंगा। ये देखिए ना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम है, बिल्कुल आपको ईजी कंसेप्ट में समझ में आ रहा होगा। पैरेलल का मतलब ऊपर नीचे और समांतर का मतलब होता है क्या श्रेणी का मतलब होता है सीधे सीधे। ये आपका क्या हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये आपका हो गया R3, ये आपका हो गया V। यहाँ से करंट निकली कितनी I, अब इसमें चली जाएगी I1, इसमें चली जाएगी I2 और इसमें चली जाएगी I3। इसमें जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। बस एक कंसेप्ट अगर आप याद रख लोगे तो दोनों में कभी दिक्कत होने ही वाली नहीं है। क्या है देखो ससुरा एकदम आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में क्या बदलता है, वोल्टेज बदलता है, करंट सेम रहती है। उसी का उल्टा कर दो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो वोल्टेज सेम होगा और करंट चेंज होगी, यानी जिसमें करंट चेंज होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें वोल्टेज चेंज होगा वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इजी है। तो इसमें क्या नहीं बदल रहा भैया, इसमें करंट नहीं बदल रही है, सब जगह करंट सेम होगी लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा, वोल्टेज तीनों का सेम होगा लेकिन करंट तीनों की बदल जाएगी। तो आप बताओ, यही जो आपका V था यही तो 3 पार्टों में टूटा। तो आप एक चीज तो दावे के साथ कह सकते हो कि जो V की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी। और अभी पीछे पढ़ा गया, ओम्स ने क्या बताया था, V इज इक्वल टू IR, अभी पढ़ा गया तुरंत। तो V की जगह क्या रखोगे IR। और V1 की बात करें तो V1 के पास जो करंट है वो आई गई है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना था R1 था। तो आप करंट तो आई देंगे लेकिन रेजिस्टेंस कितना दे देंगे R1। और R2 के पास भी करंट आई जाएगी। ये तो कंफर्म है ना भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में करंट सेम होगी, तो R2 रेजिस्टेंस आएगा और V3 के पास आई करंट गई होगी, रेजिस्टेंस आपका R3 होगा।
ये आपको एकदम सिंपल दिख रहा होगा, आई तीनों जगह से कॉमन, आई को कॉमन निकालिए, काटिए, यहाँ R1 R2 और क्या हो गया R3, आई से आई गया, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फार्मूला ऑफ एडिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम में अगर किन्हीं भी आप तीन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो उनका सूत्र मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रख के रहिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज होता है लेकिन करंट सभी रेजिस्टेंसों में सेम होता है। अब बात करिए इसकी, इसमें क्या बदला है, करंट बदली है। यही आई जो है मैं बताया था कि अगर पॉजिटिव से निकली है आई तो ससुरा निगेटिव के पास घूम के आइए आएगी। 100 रुपया लेके निकले तो वापस घूम के जब आएंगे तो कितना होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए ना, तो बड़ी मार खाने वाले हैं। तो निकली आई तो आएगी कितना, आई। अब यही आई जाके तीन पार्टों में टूटा होगा ना, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए, आई ही मिलना चाहिए। याद रखे रहिएगा, अभी ना कि 100 रुपया मैं लेके घर से निकला, अब तीन जानी को, एक जानी को 40 रुपया दे दिया, एक जानी को 30 रुपया, एक जानी को 30 रुपया, तो फिर तीनों जब मिलाएंगे 40 30 70 30 कितना 100, तो 100 को खाली तीन जानी को दिए थे, जब वापस वसूली करेंगे तो कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक, तो निकली थी आई और बटी किसमें, I1 I2 I3, तो तीनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। ओम्स ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, V अपान आर। आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, V अपान आर। I1 की बात करें तो I1 के पास रेजिस्टेंस तो R1 है लेकिन वोल्टेज तीनों का सेम होगा। आपने अभी देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होती है। इस बात को याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूजन आपका क्रिएट ही नहीं होगा। तो जब वोल्टेज सेम है तो V रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1, V रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना, R2, V रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना, R3। तो V अपान R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए V सब जगह कॉमन है, 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान क्या हो गया, R3। V से V कट गया, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और जब आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। याद रखे रहिएगा, जब डायरेक्ट जोड़ेंगे तीनों को तो वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन यानी समांतर श्रेणी क्रम, और जब आप क्या करेंगे अपान में ला के जोड़ेंगे तो वो होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। ध्यान से इसको देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, बिल्कुल अच्छी टॉपिक है और इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ के देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगली टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर की है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी भी करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसका उष्मी यानी तापी प्रभाव क्या होता है, उष्मा क्या होता है। जब किसी भी सर्किट में करंट यानी धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो उससे उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ताप होता है, उसी प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करी जाए सीबीएसई की, तो द प्रोसेस ऑफ डिसिपिएशन ऑफ सोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हीट का फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एग्जांपल बिल्कुल साफ है, गीजर देखें, गीजर प्रेस देखे होंगे, सबके घर में प्रेस होता है, जैसे कपड़ा प्रेस होता है। तो जैसे ही क्या होगा, प्रेस को आप लगाएंगे सॉकेट में, जैसे करंट जैसे उसको प्रोवाइड करेंगे, प्रेस हीट होने लगता है। क्या होने लगता है, हीट। वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गीजर देखें जिससे पानी गर्म करते हैं, तो जैसे पानी में गीजर को डालते हैं और जैसे ही प्लग लगा के स्विच ऑन करते हैं तुरंत उसमें करंट आती है, और वो करंट किस में चेंज होती है, हीट में चेंज होती है। जो नॉर्मल आपका हीटर आता है, हीटर भी देखते होंगे ठंडियों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ठंडी में जो हीटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही उसको सर्किट को जैसे ही लगा के ऑन करेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो जब किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद उसमें जो हीट निकलने लगती है वही कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है, मैं आपको इसका फार्मूला ला के भी दिखाता हूँ, आप पता होगा। वी नो दैट, आप लिखिएगा क्या, वी नो दैट। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं। आप क्या जानते होंगे भाई, I इज इक्वल टू क्यू अपान टी जानते हैं।
अभी पीछे पढ़ाया हूँ, जो इस चैप्टर की पहली मेरे हिसाब से डेफिनेशन होगी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से Q बराबर क्या मिल जाएगा, IT। बिल्कुल साहब, Q बराबर क्या मिल गया, IT। अब ये बताइएगा बाई द डेफिनीशन ऑफ किसके, पोटेंशियल की डिफिनेशन से, किसकी डिफिनेशन से, पोटेंशियल की डिफिनेशन से, यानी विभव की परिभाषा से V इज इक्वल टू क्या पढ़ा गया, W अपान Q पढ़ा गया ना। तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से VQ मिलेगा, और Q बराबर कितना है, IT। तो आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो Q की जगह रखिएगा IT, तो फार्मूला मिल जाएगा W बराबर VIT। ये वर्क डन है किसी भी सर्किट में, अगर आप I करंट T समय के लिए प्रोवाइड करेंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर कितना, VIT मिलेगा। और एक चीज़ ये जानिए, ये तो मिल गया पहला फार्मूला W बराबर VIT। ये बताइए, आप जानते होंगे बाई ओम्स लॉ, किसके द्वारा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR, बताया था V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर W इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, V के जगह रखेंगे, ये V है, V के प्लेस पे क्या रखेंगे, IR। तो यहाँ रखिए IR, और ये क्या है, IR रख दें, ये क्या है, IT है ना। अब ये बताइए I का I में गुणा करेंगे क्या होगा, I स्क्वायर RT। कोई दिक्कत, ये W का दूसरा फार्मूला मिल गया। अच्छा, चूंकि अभी अभी आपने कहा कि ओम्स ने बताया V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से V अपान R होगा, क्या होगा, V अपान R। तो जो W है तुम्हारा, वो I की जगह तुम रखोगे V अपान R, और पूरे का क्या है, स्क्वायर, बगल में R बगल में T। तो ये बताओ V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और ये बगल में R है बगल में T, एक पर चली गई, तो आपको मिल गया V स्क्वायर T अपान R। यानी आपको एक और फार्मूला मिला W का, क्या मिला भाई, W इज इक्वल टू आपको मिल गया V स्क्वायर T अपान R। आपको W के टोटल कितने फार्मूले मिल गए, 3 फार्मूले मिले। एक मिल गया W बराबर VIT, एक मिल गया W बराबर I स्क्वायर RT, और एक मिल गया W बराबर V स्क्वायर T अपान R। कैसे मिला, सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, Q की वैल्यू निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस में रख देंगे, तो पहला फार्मूला मिल जाएगा IT। V की जगह रखेंगे IR ओम से, तो मिल जाएगा I स्क्वायर RT, और I की जगह रखेंगे V अपान R, तो मिल जाएगा W बराबर। तो W के तीनों फार्मूलों में लिख देता हूँ एक साथ। पहला मिला था VIT, और दूसरा मिल गया आपको I स्क्वायर RT, और तीसरा आपको मिला है V स्क्वायर T अपान R। तो W के टोटल 3 फार्मूले, यानी वर्क डन अगर निकालना है किसी भी, तो आपको 3 फार्मूले मिले, VIT, I स्क्वायर RT, और आपको एक क्या मिल गया है, V स्क्वायर T इंटू R। ये आपको 3 फार्मूले मिल गए हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपको पता होगा ना, यही जो टोटल वर्क डन है, यही चेंज हो जाता है किसमें, हीटिंग एनर्जी में। तो आप लिखेंगे, एक लाइन लिखना चाहेंगे तो दिस वर्क डन, यानी यह वर्क डन चेंज इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो आपका ये वर्क डन है ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो हीट एनर्जी को दिखाते हैं H से, H बराबर यही मिल जाएगा VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपान R। दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापी प्रभाव की बात करेंगे तो फार्मूला मिलता है H बराबर VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपान R। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आपको आगे मैं दिखाता हूँ जूल्स लॉ। चलिए देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो अगली हेडिंग है उसका नाम क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या किया था, हीट पर अपना ला दिया था, उसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स ने बताया था कि किसी भी जो आपका कंडक्टर उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उनको बताए थे जूल्स ने। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात आती है तो इन्होंने बताया था जो हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और नंबर 2 बताया था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और नंबर 3 बताया था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन्होंने बताया था जो जूल्स लॉ थे उन्होंने बताया था हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। I स्क्वायर मतलब करंट, किसी भी सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट, और किसी भी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
कितने समय के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर तीनों को मिला लिया जाए तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। मतलब ये पता चल गया आपको, जो H है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT के, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो H इक्वल टू मिल जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपको फार्मूला मिल गया। पीछे भी हीट का फार्मूला वही मिला था ना, H बराबर I स्क्वायर RT, वही सेम फार्मूला दिए थे कौन, जूल्स ने भी दिया था, इसलिए इस फार्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। जो पीछे आपने पढ़ा था, पहला फार्मूला पढ़ा था I स्क्वायर RT, दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था VIT, और शायद तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था V स्क्वायर अपान R इंटू T। ये आपने तीनों फार्मूले पढ़े थे किसके, हीट के। वही सेम तीनों फार्मूले किससे मिले, जूल से मिले। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कोई पूछेगा तो बताना अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, VIT बराबर V स्क्वायर अपान RT। आगे आती है आपकी अगली टॉपिक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। बताते हैं आपको, जो चैप्टर की अगली टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं CBSE वाले, यूपी वाले कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या इसको सामर्थ्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दो टॉपिक बनती है, शक्ति को शक्ति भी कहते हैं और सामर्थ्य भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है तो ये बताइएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब किसी भी कंडक्टर से हीट किस रेट से डिसिपिएट मतलब निकलती है वही कहलाता है पावर। किसी भी कंडक्टर से हीट निकलना वो तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। हीट किस रेट से निकलती है, उस डिसिपिएशन क्या है, हीट के रेट का डिसिपिएशन क्या है, दैट्स कॉल्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो बस इतना याद रखिएगा, द रेट ऑफ डिसिपिएशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पावर। हीट के निकलने का जो रेट होता है उसी को कहते क्या है, पावर। यानी शक्ति क्या होती है भैया, कि किसी भी चालक से ऊर्जा किस दर से निकल रही है उसी को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के निकलने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, P इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे W अपॉन T। एक फार्मूला ये भी होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पहले आप पढ़ेंगे 9th में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की जो दर होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये भी आप पढ़ चुके हो। यूपी बोर्ड की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ये यूपी बोर्ड वाले भी पढ़े होंगे और CBSE वाले भी पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो वही आता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। और पीछे आपने देखा जो आपका टोटल वर्क डन था, दिस टोटल वर्क डन इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। आपका वही वर्क डन चेंज हो जाता है एनर्जी में। तो जो P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है उसको H अपॉन T के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बता दो, जब P इज इक्वल टू H अपॉन T मिल ही गया है तो आपको मिला था फार्मूला क्या भैया, H का फार्मूला पहला मिला था VIT, तो VIT अपॉन T करेंगे, कट गया, तो पहला फार्मूला मिल गया P बराबर VI। P बराबर VI, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ पावर। और बात करें अगर सेकंड फार्मूले की तो P इज इक्वल टू, जो देखो VIT आपका पहला फार्मूला मिला था और दूसरा फार्मूला साथ मिला था I स्क्वायर RT, इसका अपान भी क्या होगा T, तो T से T गया तो मुझे लगता है मिल गया इक्वल टू P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। दिस इज द सेकंड फार्मूला ऑफ पावर। एंड द लास्ट थर्ड फार्मूला इज पावर विच इज दैट P इज इक्वल टू, आपने क्या कहा था सर, H अपान T। और H का जो लास्ट फार्मूला मिला था वो मिला था V स्क्वायर अपान R इंटू T। ये लास्ट फार्मूला मिला था, अपान में रखेंगे T, T से T कट गया तो P का अगला फार्मूला मिल गया V स्क्वायर अपान R। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ पावर। तो पावर के जैसे देखो हीट और वर्क के 3 फार्मूले, तो सेम 3 फार्मूले मिलेंगे किसके, पावर के। अगर पावर के सभी फार्मूलों की बात करें तो पावर का पहला फार्मूला होगा VI, याद कर लीजिए ये यूज होने वाला 12 तक, P बराबर VI। और दूसरा फार्मूला मिला I स्क्वायर इंटू R, और तीसरा फार्मूला मिल गया V स्क्वायर अपान R। कहाँ से मिला आपको बिल्कुल मैं कंसेप्ट के साथ दिखा दिया। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो बताइएगा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डिसिपिएशन ऑफ हीट होता है। हाँ, पावर की अगर कोई आपसे यूनिट पूछता है, देखिए आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति का मात्रक। अगर बात करें यूपी बोर्ड वालों की तो शक्ति का मात्रक की बात करेंगे तो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट।
वाट को दिखाते हैं किससे, हिंदी में लिख देना वाट, और इसका नोटेशन है W। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट। समझ जाइएगा, पावर द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। हाँ, एक और होता है किलोवाट, कहीं लिखते हैं, तो बताइएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अगर कोई पूछे आपसे 1 किलोवाट क्या होता है, तो बताइए, अब किलो का मतलब कितना होता है, 1000, तो 1 किलोवाट बराबर कोई पूछेगा तो बताना 1000 वाट के बराबर होता है। समझ गए। अच्छा, अब देखिए आपके जो बिजली की बिल आती है, देखे होंगे घरों पे जो बिजली की बिल आती है, मीटर लगा होता है ना, मीटर में रीडिंग होती है, मीटर की रीडिंग होती है। तो मीटर की जो रीडिंग होती है वो आपका क्या है, पावर ही तो है। आपके जो बिजली यूज करते हैं वो मीटर लगा होता है, मीटर में क्या बताता है, पावर बताता है। तो आपने कितना बिजली यूज किया है, यानी कितना आपने पावर यूज किया है। पावर मतलब बिजली, समझ लो एक तरीके से, ठीक भैया। जो गांव में लाइट आती है वो पावर होती है। तो आप कितना यूज करते हो, उस यूज करने के लिए आजकल, पहले तो शहरों में लगता था मीटर, अब तो गांव गांव में लगने लगा है, जब से योगी जी की सरकार बनी है, कि बिजली चोरी ना हो पाए। इसलिए क्या हुआ है कि गांव गांव में लग रहा है मीटर, और मीटर से आपको बस एक चीज पता चलता है कि आपके घर में कितना बिजली यूज, यानी कितना पावर लिया गया है, उसको बताने के लिए इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यानी घरेलू, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट आप क्या, जो आप पढ़ रहे हो अभी, क्या, एनर्जी। अगर कॉमर्शियल यूनिट आप एनर्जी की बात करें तो यूनिट होता, आप पढ़ते होगे कि हमारे घर की जो मीटर था उसमें 5 यूनिट करंट, 5 यूनिट दिखाया था, 10 यूनिट दिखाया था। तो जो 10-20 यूनिट होती है ना, वो क्या बताता है कि आपके घर में कितना एनर्जी, कितना पावर लिया गया, वही बताता है यूनिट। और आपको बता दूं कि जो आपकी वो यूनिट होती है, अगर 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट बराबर होता है पावर इंटू टाइम, यानी कितना पावर आया है। और देखिए ना, अगर आपके घर में लाइट आ रही है और लाइट का आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके मीटर में आपकी यूनिट नहीं बढ़ेगी। लेकिन पावर आ रहा है और कंटिन्यू बिना यूज का तुम बल्ब और पंखा चला रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मीटर तुम ये नहीं देख रहा, बिजली विभाग ये नहीं देखता कि भैया पंखा चल रहा, पंखे के नीचे कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। हाँ, बस इतना मीटर में पता चलता है। मीटर जो घर में आजकल सबके लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मीटर, ये मीटर जो होता है, मीटर में आपको बताता है कि आपने कितना यूनिट पावर को कंज्यूम किया है। तो वो जो पावर है, कितना यूनिट आपने यूज किया, वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने अप्लायंस यूज किए जाते हैं। अप्लायंस का मतलब जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी। अब तुम्हारे घर में काम नहीं है एसी का, लेकिन जबरदस्ती के ससुरा एसी चला के छोड़ दोगे, तो क्या वो मीटर में आपको बताएगा नहीं कि आपने कितना यूनिट पावर लिया, वो बताएगा। जरूरत हो चाहे ना हो, अगर आपने अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाया है तो आपके मीटर में रीडिंग दिखाएगा, और जब मीटर में रीडिंग दिखाएगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक, जिसको बोलते हैं बिजली की बिल आ गई है। तो जो बिजली की बिल आती है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है, एक पावर, एक टाइम। कितने वाट का बल्ब या कितने वाट की सर्किट आप चला रहे हो। जैसे देखो, पहलवा का होता था, गौवा में पियर का बल्बवा लगता था, तो पियर का बल्बवा ससुरा 100 वाट का आता था। तो अगर आज के ज़माने में 100 वाट का बल्ब लगाया जाए और उसको दिन भर चला के छोड़ दिया जाए, आजकल तो पंखवा 60-60 वाट के आ रहे हैं, सोचो ना। इसलिए एलईडी आ गया। एलईडी क्या होती है ना, 5 वाट की आती है, 10 वाट की आती है, 7 वाट की आती है। अगर 10 आप बल्ब जलाएंगे एलईडी का और 1 पियर का बल्ब जलाएंगे, तो दोनों के द्वारा जो आपकी मीटर में जो आपको पैसा भरना पड़ेगा, जो बिजली का बिल, बराबर भरना पड़ेगा। तो ये बताओ, 1 पियर का जलाना जरूरी है कि 10 उजर का? भाई 10 अगर एलईडी जलाएंगे तो जला उजाला नहीं हो जाएगा। इसलिए आजकल सभी लोग ये खोजते हैं कि कितने कम वाट का कोई अप्लायंस आ रहा। अगर वो कम वाट का होगा तो जाहिर बात है, वाट क्या है, पावर है ना, तो पावर कम लेगा तो बिजली की बिल कम आएगी। अगर आपका क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा तो बिजली की बिल ज़्यादा आएगी। तो बिजली की जो बिल होती है वो डिपेंड करती है कि आपका जो अप्लायंस है वो कितने वाट का है। एक्चुअल में बस इतना समझिएगा, कितने जला रहे हो फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके घर में कितने वाट के अप्लायंस चल रहे हैं। एसी चल रही है 1.5 टन की, तो बताओ बिजली का बिल तो अबे ना करेगा। चोरी से चलाओगे तो बतिये खत्म है, ठीक। तो कितना जो आपकी मीटर की जो यूनिट होती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके घर में पावर कितना पावर यूज हो रहा है और कितने टाइम के लिए यूज होता है। तो आप बताओ, पावर की यूनिट अभी मैं बताया था 1 किलो वाट, और टाइम का मतलब होता है आवर। तो जो आपकी 1 यूनिट होती है ना, वो 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट आवर के। याद रख के रहिएगा,
एक यूनिट जो घर में आपकी बिजली की बिल होती है, अगर 1 यूनिट आई है तो समझ जाइएगा 1 किलोवाट आवर आपकी बिजली की बिल यूज कर लिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, मैं आपको वो भी अभी तुरंत दिखा देता हूँ। पहले बात तो ये समझ गए होंगे किलोवाट आवर क्या है। किलोवाट आवर वह अमाउंट है जो ये बताता है कि आपका जो अप्लायंस है वो कितना पावर यूज करता है। अब 1 यूनिट बराबर समझ जाना 1 किलोवाट आवर। अच्छा, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट में आपको पता होगा ये किसका किसका, 1 किलोवाट अलग कर लो और 1 आवर को अलग कर लो। 1 किलोवाट मतलब क्या होता है 1000 वाट और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, समझ रहे हो ना। तो ये बताओ इसकी मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 1 2 3, 3 पॉइंट खस का तो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 मिलकर 10 की पावर 6, यानी 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल यूज होता है 1 किलोवाट आवर में। जो 1 किलोवाट आवर की यूनिट होती है उसमें अगर बात कही जाए कितनी एनर्जी यूज की गई है तो बताना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल की एनर्जी यूज की गई है। तो आपके घर में समझ गए कैसे आती है बिजली, बिजली जैसे आती है बिल्कुल समझ गए होंगे। यूनिट पे चेक होती है, यूनिट के हिसाब से पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है वो डिपेंड करता है कि आपका अप्लायंस कितने पावर का है, यानी कितने वाट का है और कितने समय के लिए जलाया गया है। ये आपकी रही पावर की पूरी यूनिट। आगे आपकी जो छोटी सी यूनिट बच गई है उसको भी अभी तुरंत बता देते हैं। आपका थोड़ा सा बच गया एक फ्यूज के बारे में आपको जानना है कि सेफ्टी फ्यूज क्या होता है। बस ये आपके चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, देख लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा और सेफ्टी फ्यूज बस यही आपको जानना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो में बस आपको थ्योरेटिकल चीज मिलेंगी। अगली टॉपिक इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस पे भी बताऊंगा, करंट पे भी बताऊंगा, वोल्टेज पे भी बताऊंगा, हीट पे भी बताऊंगा और सबसे बड़ी बात घर में बिजली की बिल कैसे आती है उस पे भी बताऊंगा। ठीक, तो अगला पार्ट सेकंड वाला जरूर देखिएगा अगर फर्स्ट पार्ट देखे हैं। ये एक नाम लास्ट बचता है सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज की अगर बात करें, ये फ्यूज क्या, चलिए आइए देखते हैं। तो अगली टॉपिक क्या है, सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए घर में क्या होता है ना कि जो भी आपके अप्लायंस लगे होते हैं, मैंने बताया था अप्लायंस का मतलब होता है फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, चाहे कुछ भी हो। इवन आपके घर में जो भी अप्लायंस लगे हुए हैं सभी अप्लायंस का क्या अपना एक वोल्टेज सेटअप होता है कि हम इतने वोल्टेज पर वर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर के, मैं स्टेबलाइजर की बात करूं तो जो आपका घर का स्टेबलाइजर सेटअप होता है वो 200 से लेके 220 वोल्ट की सप्लाई आपका स्टेबलाइजर प्रोवाइड करता है। जो घर का स्टेबलाइजर होता है वो 200 से 220 वोल्ट सप्लाई करंट का मतलब वोल्टेज का करता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब कोई सामान मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो जब भी कभी आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक सामानों की बात कर रहा हूँ, तो उसके पेपर पे यानी जो जिस बॉक्स में वो रहता है उस बॉक्स पे लिखा रहेगा कि ये बॉक्स 60 किलोवाट ऐसा लिखा होगा, या फिर आपको लिखा होगा 100 से 150 वोल्ट। ये उसकी क्षमता बता रहा है कि इसी के अंतर्गत वो काम करेगा, इससे ज़्यादा और कम दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ये खराब ना हो, ये सुरक्षित रहे, ज़्यादा करंट प्रोवाइड करने पे जल ना जाए, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी फ्यूज का। किसका, सेफ्टी फ्यूज का। अब सेफ्टी फ्यूज कैसा होता है आपको बताऊं कि बिल्कुल ऐसा होता है फ्यूज, देख लीजिए। और फ्यूज में क्या होता है, ऐसे वायर बीच में लगा रहता है। ठीक, ये बीच का जो वायर लगा होता है, ये वायर टंगस्टन का भी हो सकता है, ये वायर आपका नाइक्रोम का भी हो सकता है। किसी भी पतले चीज़ का वायर ले लेते हैं और इसी वायर को, अच्छा हाँ, सेफ्टी फ्यूज का कहीं कहीं नोटेशन पूछता है, सेफ्टी फ्यूज का नोटेशन कैसे होता है, तो ऐसे बनाइएगा। फ्यूज का देखिए सिंबल क्या होता है, ये तो मैंने आपको फ्यूज बना के दिखाया। फ्यूज का आपसे सिंबल अगर पूछे कि फ्यूज का सिंबल क्या होता है, तो फ्यूज के सिंबल के लिए आप ये शेप बनाना। ये शेप जो होगा ये सिंबल है, क्या है, सिंबल है किसका, फ्यूज का। ये आपका फ्यूज दिख रहा है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी ये मेन सर्किट है, सर्किट से करंट प्रोवाइड हो रही है, तो सर्किट से आपका ये वायर, ये आपकी सर्किट से क्या आ रहा है, वायर आ रहा है, तो फ्यूज लगा होगा। और फ्यूज के इधर आपका मान लीजिए ये एसी लगा है, क्या लगा है, एसी।
एसी मतलब जो घर में आप लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हो उसी को एसी कहते हैं। अब मान लीजिए इनके बीच में हम क्या लगा के रखते हैं, सेफ्टी फ्यूज। डायरेक्ट इनके पास सप्लाई ना जाए, इनके जैसे उसके बाहर पार्ट पे फ्यूज ऐसे हल्का सा छोटा सा जोड़ देते हैं। अब सपोज दैट इसको जो सप्लाई चाहिए वो 200 वोल्ट की चाहिए। कितने वोल्ट की चाहिए? 200 वोल्ट की। अब जो तुम्हारा स्टेबलाइजर है वो भी 200 वोल्ट पे सेटअप हो गया। गलती से कभी लाइट तेज आ गई, जैसे मान लो लाइट आ गई कितने की, 250 वोल्ट की। कितने की? 250 वोल्ट की। तो 250 वोल्टेज की अगर लाइट सप्लाई दे दिया तो वो सप्लाई अगर एसी के पास पहुंचेगा, इसकी क्षमता ससुरा की 200 है और इसको 250 वोल्ट सप्लाई दे दोगे तो ये फॉल्ट कर जाएगा, यानी जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। किसी भी चीज़ को मान लो अगर तुम ही हो, जैसे हम ही हैं, कोई भी आदमी हो जिसकी क्षमता है 10 रोटी खाने के, वो ससुरा के ज़बरदस्ती 15 रोटी खिलाओगे तो पेट वोट तो खराब हो ही जाएगा, ससुरा बिस्तर पे नहीं आ जाएगा। वही तरह ये अप्लायंस भी होते हैं, इनकी क्षमता कितने की है, 200 की, और तुम करो नहीं तुम 250 वोल्ट की ले लो, ये ससुरा जल उल के खराब हो जाएंगे एकदम। उसी के लिए क्या लगाते हैं, फ्यूज, ताकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा ये फ्यूज यहाँ से क्या होगा, जल जाएगा और जल के वायर यहीं पे टूट जाएगा। जब अंदर का वायर टूट जाएगा तो सप्लाई अब आगे जाइए नहीं करेगी। तो खराब होना चाहिए था एसी, लेकिन खराब हो गया फ्यूज, जिसके वजह से आपकी महंगी वाली जो आपकी 25-30 हज़ार की एसी थी वो बच गई। खाली आप खर्च कितना किए थे, 2 रुपये। ये मार्केट में 2-3 रुपया का आता है। अब सोचिए 2-3 रुपया का फ्यूज आपकी 25-30 हज़ार की एसी को बचाया कि नहीं बचाया? तो यही है, इसका नाम है सेफ्टी फ्यूज। ये बहुत ज़रूरी होता है हर सर्किट के लिए, क्योंकि अगर कभी भी गलती से लाइट आपकी औकात से ज़्यादा, उस अप्लायंस को उसकी औकात से ज़्यादा दे दी जाए, उस दौरान अगर उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा तो वो जल के ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसी नुकसान को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, फ्यूज़। और फ्यूज क्या करता है, आपके उस होने वाले नुकसान से आपको बचा लेता है। इसी का अगर कहीं कहीं फ्यूज देखिए, फ्यूज भी यूज होता है घर में, आपके एमसीबी यूज होती है। क्या? एमसीबी। घर में आपके दोनों चीज़ यूज होता है, फ्यूज भी यूज होता है और क्या यूज होता है, एमसीबी। एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ब्रेकर माने ब्रेक करना। तो जो काम आपका फ्यूज करता था किसी भी अप्लायंस से सर्किट के कनेक्शन को ब्रेक करने का, वही काम करेगी एमसीबी भी, क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होती है कौन सी, फ्यूज। फ्यूज को ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं, एमसीबी आपकी कम सेंसिटिव होती है। होता क्या है कि अगर कहीं आपके गड़बड़ी है तो फ्यूज जल जाएगा, आगे सप्लाई नहीं देगा। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है तो एमसीबी गिर जाती है, लेकिन फ्यूज को उठा देंगे तो सप्लाई जाना शुरू हो जाता है। एमसीबी थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्टली होती है, थोड़ी महंगी होती है, और जो फ्यूज आपका होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। इसलिए घरों में ज़्यादा हम लोग यूज क्या करते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं। और फ्यूज के यूज करने से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच जाते हैं। ये सभी चीज़ों में लगाया जाता है। बस समझिएगा कि जैसे ही आपके घर के अंदर करंट वोल्टेज वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा तो तुरंत इसके अंदर का जो वायर होगा वो पिघल के गल जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट का कनेक्शन ही रुक जाएगा, जिससे आपका अप्लायंस खराब होने से बच जाएगा। ये चैप्टर आपका टोटल हुआ ख़त्म। अब होगा आपका इस चैप्टर के बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पे आएगी। उस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा।